हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए अपने पेन नोटबुक के साथ, ताकि आप नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकें। और ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कोई पार्ट सिलेबस में से रिमूव नहीं हुआ है। बाकी हर पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट सिलेबस से रिमूव हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो, हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम वर्ड के बारे में बात करते हैं सीक्वेंस। दैट मीन व्हाई हम सीक्वेंस के बारे में बात करें, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो प्रोग्रेशन, फिर ये सीक्वेंस बीच में कहां से आ गया। तो हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता तो फिर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, अगर देखो कोई भी नंबर है, आपने एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मतलब काफी सारे नंबर्स हैं, आपने उनको अरेंज किया है, एक फाइनाइट रूल लिया है, आपने उनको एक फिक्स रूल दे दिया, एक पर्टिकुलर रूल है कि आप जितने भी नंबर्स अरेंज कर रहे हो इस रूल के अकॉर्डिंग ही अरेंज होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। देखो सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट रूल एंड डेफिनेट ऑर्डर। ध्यान रख, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ही इनमें डिफरेंस आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर हम सीक्वेंस के बारे में बात करें तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। डेफिनेट रूल की जगह कुछ एक अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हैं कि मैम हमें कुछ समझ में नहीं आया, व्हाट इज द मीन ऑफ सीक्वेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस ऑर्डर, क्या है ये सब। तो इसके लिए हम चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एन स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि जितने भी नंबर आप लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये आपको एक रूल दे दिया मैंने, जितने भी नंबर आप लिखेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स क्या क्या बनता है, 1। ठीक है, क्योंकि 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड इज 4, जस्ट बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद क्या जाएगा, 6 नहीं, क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर इसके बाद देखिए 16, 25, इस तरह से काफी सारे और नंबर हम आगे लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए आपको इसमें डायरेक्ट देखने पर क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट देखने पर कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। नहीं नजर आएगा क्योंकि आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है। हर नंबर ऐसे लिखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस तरह से आपके नंबर जाएंगे। तो यही कहलाता है सीक्वेंस, कि जब भी आपके जो टर्म्स हैं एक फिक्स रूल है, पर्टिकुलर रूल के साथ अगर लिखी हुई जाती है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हो सकता है आपके माइंड में ये बात आए कि मैम अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज या एक सीक्वेंस के बारे में कुछ नंबर सोच रहा हूँ तो आप बताइए कि क्या ये सही है। देखते हैं 1, 5, 6, 7, 10, 14, 15 की क्या ये सीक्वेंस है। फटाफट से आप मुझे जवाब दीजिए, सीक्वेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, हर एक टर्म देखो 1 के बाद 5, ये किस ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग या असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है। ठीक है, डिसेंडिंग मीन जिसमें हम डाउनवर्ड आते हैं, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो एक पर्टिकुलर रूल फिक्स हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब और एक और हम एग्जांपल लेना चाहेंगे मैम क्या ये अरेंज है। तो ध्यान से देखो 7, -3, -4, इनके बीच में कोई रूल नहीं लग रहा, कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहे कि नहीं इन्होंने कोई रूल अप्लाई कर रखा है। बीच में कहीं भी नेगेटिव टर्म आ गई, फिर उसके बाद देखो 29 के बाद डायरेक्ट 100 आ गया, कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस नहीं है। आगे बात समझ में, सीक्वेंस क्या होते हैं। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये जो दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, एक तो क्या था कि डेफिनेट रूल होना चाहिए, एंड द सेकंड इज डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब कि हाँ प्रॉपर्ली वो अरेंज हो, ऐसे नहीं कि जैसे पहले 1 स्क्वायर लिख लिया फिर 7 स्क्वायर हो गया, आपने कहा कि मैं n स्क्वायर का बोला आपने, हम उसको कैसे भी अरेंज करें हमारी इच्छा। तो आपने पहले 1 स्क्वायर लिखा, देन 7 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर। तो इस तरह से नहीं करना, पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए और कुछ रूल्स हमारे पास फिक्स होने चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। और हम और एग्जांपल के बारे में बात करते, देखिए और एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो देखो हर एक नंबर यहाँ पे 2n की फॉर्म में है या नहीं है। आप हर एक नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा। सेकंड, जैसे हम और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या हो जाएगा, हर एक नंबर में 10 ऐड करने के बाद आपको ये मिल रहा है। तो बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब ये ध्यान से सुनना, जो सेकंड एग्जांपल है ये सीक्वेंस नहीं है लेकिन ये प्रोग्रेशन है। क्या है कि मैम कैसे डिफरेंस पता चला, हमें नहीं समझ में आया। तो इसी के लिए आप ध्यान रखना, ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है, कि ये एग्जांपल और इस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसको एक पर्टिकुलर रूल की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एज ए 2n,
लेकिन क्या आप इसे लिख सकते हैं क्या कि मैम लिख सकते हैं ना, हम इसे देखो 10 में 10 10 10 ऐड हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर हमारे पास एक फॉर्मेट बन चुका है कि पर्टिकुलर रूल ये बन रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। मैंने दोनों एग्जांपल इसलिए यहाँ पर साथ में लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जितनी भी नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको टर्म्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, टर्म कहते हैं। सो ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। हर एक नंबर क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर मैं कहूँ कितनी टर्म्स हो जाएंगी तो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर। अब एक और वर्ड आता है बच्चों, सीरीज। मैम अब ये दूसरा वर्ड नया कहाँ से आ गया, तो सीरीज में क्या होता है, जितनी भी टर्म्स हैं अगर आप उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यही टर्म है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से हमने लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन जाती है सीरीज। क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। सीक्वेंस में क्या होता है, ओनली टर्म्स होती है, और सीरीज में उन टर्म्स को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, कभी कभी मल्टीप्लाई के साथ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 4 9, इस तरह से भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों बातें क्लियर है। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखना सीक्वेंस की, क्योंकि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है। मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो रूल के बारे में बात की है, अब आगे हम देखो किसी अदर थिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेशन भी बेसिकली वैसे ही है जैसे सीक्वेंस है। तो चलिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। दो सीक्वेंस यानी कि एक तरह से सीक्वेंस का ही पार्ट है, दो सीक्वेंस हुज टर्म ऑलवेज फॉलो सर्टेन पैटर्न, यानी कि एक फिक्स पैटर्न है उसको वो फॉलो करेंगे। पक्का फाइनल है कि कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होगा जिसको वो फॉलो करेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें क्या था 10 20, मैंने क्या कहा था कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से एपी का पार्ट है। अब एपी भी किसका पार्ट है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी किसका पार्ट है, प्रोग्रेशन का पार्ट है। तो वो प्रोग्रेशन था, उसमें देखो एक फिक्स रूल यानी कि एक तरह से एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। बेसिकली दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो वहां पर फिक्स रूल होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सर्टेन यानी कि एक फाइनाइट पैटर्न हमारे पास होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, वहां पर क्या था, रूल था। रूल क्या था, जैसे n² आपने लिखा, वो n² का रूल लग गया। हो सकता है कोई और रूल हो जाए कि वहां n² -1 हो जाए। एक और कोई और नया रूल हम ले सकते हैं कि n² -1 की जगह हमने कुछ और कर दिया, या 2n कर दिया, 3n कर दिया, n³ कर दिया। तो ये सब रूल्स है। और पैटर्न में क्या है, तरीका है कि हर नंबर जैसे कि 2 2 इंक्रीज कर दिया आपने, उनको 3 3 इंक्रीज कर दिया, इस तरह से हम पैटर्न को लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये माइनर सा डिफरेंस था, मैंने पहले ही कहा था। दोनों की डेफिनेशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वही ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होती है, बट नाम मैंने पूरा सीक्वेंस लिख दिया, वरना सीक्वेंस की जगह आप पूरा लिख सकते थे लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फाइनाइट ऑर्डर्स। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जांपल्स देखें इससे रिलेटेड। तो देखो एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 20 25 30 35। ठीक, अब यहाँ पर जो भी है देखो, रूल क्या होता है, हर एक टर्म के लिए अप्लाई होता है। बेसिक डिफरेंस ध्यान से समझना, रूल हर एक टर्म के लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो प्रोग्रेशन है वो फर्स्ट टर्म के बाद अप्लाई होता है। फर्स्ट टर्म पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। वहां पर फर्स्ट टर्म तो देखो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर देखो हमने 20 ले लिया। अब प्रीवियस में क्या था, मैंने फर्स्ट टर्म क्या ली थी, 2 ली थी। तो 2 कैसे आई थी, 2 के बाद 4 आया था, यानी कि उसको हम 1 × 2 के वे में मैंने उसको लिखा था कि 1 × 2 लिख दिया, 2 × 2 लिख दिया, 3 × 2 लिख दिया, 4 × 2 लिख दिया। इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और वहां पे ये पैटर्न फर्स्ट टर्म के बाद अप्लाई होता है, लेकिन सीक्वेंस में हर एक टर्म पर वो अप्लाई होता है, पर्टिकुलर रूल होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या सही पैटर्न लग रहा है, 20 25 30 35, देखो एक तरह से 5 5 का डिफरेंस हो रहा है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं 4 8 16 32। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न तो अप्लाई हो रहा है ना भाई, रूल नहीं लग रहा तो क्या पैटर्न तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखो रूल भी वैसे लग रहा है इसमें, अगर हम देखें तो हर किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से, लेकिन हम 3 को करेंगे तो नहीं होगा। देखो अगर हम थर्ड टर्म लेंगे तो यानी कि ये पैटर्न है। आगे बात समझ में, बढ़े आगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये क्या है। प्रोग्रेशन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड द थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो अभी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसके बाद देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ आता है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जीपी भी कहा जाता है, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इनमें ऐसा डिफरेंस क्या होता है मैं डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि जो भी टर्म्स होती हैं वो आपस में नेक्स्ट टर्म को ऐड करने पे मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1,
फिर इसके बाद मैंने ले लिया 3, ठीक है, फिर इसके बाद हो गया 5, 7, इस तरह से काफी सारा चल रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हर बीसी में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो यही होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन एपी। एपी में क्या होता है, जो टू टर्म्स है, दोनों एक साथ टर्म्स है, उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस सेम रहेगा। अब अगर हम यहाँ के बारे में बात करते हैं, जीपी के बारे में बात करें, तो देखो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यही एग्जाम्पल है। आप इसमें देखो इन दोनों टर्म का रेशियो निकालो, मतलब इनको डिवाइड करोगे तो रेशियो सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अगर रेशियो सेम आता है तो वो क्या होता है, जीपी होती है। क्यों, अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें समझ में नहीं आया, इसमें क्या होता है, तो जो भी आपकी एपी है, इनके टर्म को अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 बाय 1, 1 बाय 1 तो 1 ही होता है, बट मैंने रेसिप्रोकल के लिए इसको ऐसे इस वे में लिखा है, 1 बाय 3, 1 बाय 5, 1 बाय 7। तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, इसको मैंने प्लस कर दिया तो ये क्या बन गई, सीरीज। लेकिन अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पर कोमा लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखो मैंने एक ही टर्म से, एक ही एग्जांपल से हमने सीरीज भी बना दी और उसी से हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी बता दिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो भी टर्म्स उनका रेसिप्रोकल करके आपको लिखना और बीच में उनको कोमास लगाना है, क्योंकि सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कोमास लगेंगे और ये हमने क्या बनाई है, यहाँ पर सीरीज बनाई है। क्लियर है ये बात आगे समझ में? तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, वही आ गई लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस की डेफिनेशन याद करो क्या था, लिस्ट ऑफ नंबर, और ये भी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि हर एक टर्म कैसे मिलेगी आपको, एडिंग ए फिक्स नंबर। एक नंबर को, फिक्स नंबर को आपको ऐड करना है, किसमें, जो प्रीवियस टर्म है उसमें आप ऐड करते जाइए। तो वो क्या कहलाती है, उसको एपी कहते हैं, शॉर्ट में एपी बोलते हैं, बाकी उसको पूरे फुल नेम है आप जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आगे ये हमारे पास डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फिक्स नंबर, यानी कि वो कौन सा नंबर है मैम जिसको ऐड करने पर हमें मिल रहा है, उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आएगा हर एक क्वेश्चन में, देखना हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे एपी है कि नहीं है, एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये डी मैम की एड ही करना है क्या, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन ये रहेगा रियल नंबर। अब रियल नंबर में हर टाइप के नंबर्स आते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 147, 148, 149, तो इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे, क्या आ रहा है इनका डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 150। डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है, ये एपी है। और यहाँ पर जो ये डिफरेंस होता है इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, इसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसके लिए आपसे डी पूछूं तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल और हम यहाँ पे ले सकते हैं -3, -2, -1। अब यहाँ पर मुझे बताओ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये नेगेटिव बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से हर एक टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 1 आएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या करना है डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 148 माइनस 147, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी -2 माइनस -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। क्लियर सबको? एक और हमने एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ले लिया 1/3, 2/3 की, मैम ये कहाँ है, ये तो एपी नहीं लग रही हमें। कैसे नहीं लग रही, ध्यान से देखो, ये 1 है, इसको मैं 3/3 नहीं लिख सकती क्या, लिख सकती हूँ ना। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे हर किसी का, तो आएगा अपने पास 1/3। क्या आएगा डिफरेंस, 1/3। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 2/3 माइनस 1/3 करोगे तो भी 1/3 आएगा। इन दोनों को करना है कि मैम 1 है, 1 को 3/3 लिख लो, 3/3 नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखोगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आपके पास आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बच्चों ये तो हमने जान लिया कि एपी क्या होती है, एपी के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म भी कुछ होती है या नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होगी, पहले इनको अरेंज करते हैं नंबर को। जैसे मान लिया फर्स्ट नंबर है तो उसको हम A1, A2, A3, A4, A3, इसके बाद A5, A6, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो A1 क्या कहलाता है, A1 को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। और ये फर्स्ट टर्म से आपको अब एक और डेफिनेशन, चलो मैं एपी की आपको बताने जा रही हूँ। क्या होती है कि एपी की एक डेफिनेशन ये है कि जब 2 नंबर के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का है या कंसेक्यूटिव टर्म्स का है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो A2 क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म हो जाएगा। क्या मैं A2 को A1 प्लस डी लिख सकती हूँ,
बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख के देखो A2 ही तो है, इसको A1 प्लस डी हमने यहाँ पर लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसी A1 में ही तो आपको D ऐड करोगे तभी तो आपको ये टर्म मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगी तो क्या लिख दूंगी, A2 प्लस डी लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, क्योंकि प्रीवियस टर्म में ही D ऐड करना है तभी आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो देखो A3 क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म, इसको हमने लिखा A2 प्लस डी। आगे और देखते हैं, इसके आगे A4 था तो फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास, इसको लिखा हमने A3 प्लस डी। क्या और भी चलता जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये n तक चलता जाएगा। कि मैम n क्यों? देखो हम फाइनाइट के बारे में बात करें, n बहुत सारी n से भी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ओनली n तक ही वैल्यूज हमारे पास होती हैं, ठीक है। एंड सो ऑन मीन ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, इससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अगर मैं जो फर्स्ट टर्म है उसको a ले लेती हूँ, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया स्मॉल है, ठीक। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, A1 की जगह मैंने A लिया तो A प्लस डी बनेगी या नहीं बनेगी, बन जाएगी। अब थर्ड टर्म देखो, A2 की वैल्यू में A प्लस डी पुट कर दूं, A2 की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, A प्लस डी, और ये प्लस डी तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 2D बना या नहीं बना, बन गया। अब A3 देखो, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A प्लस 2D, तो पुट कर दूं, A प्लस 2D प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, ठीक। अब पैटर्न को केयरफुली देखो आप, यहाँ पर मैं क्या ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको A प्लस 0D, लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 0 ले लिया। सेकंड टर्म है तो यहाँ पे देखो 1 आ गया, इसके बाद थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 आ गया, एंड फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह से n टर्म जाएगी तो n-1 बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगी, an+1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मतलब n टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1d। अगर हम n टर्म के बारे में बात करें, हालांकि ये हम एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर ये हमारे पास, अभी हम n टर्म के बारे में कोई बात नहीं करें, बट सीक्वेंस है, यहाँ से हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये बात आगे सबको समझ में। और d क्या है, कांस्टेंट नंबर है, मैंने पहले भी कहा था d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी रियल नंबर होगा और इसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। हर किसी में ये d सेम है, अगर d सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो AP में नहीं है। इसके बाद देखो वी कैन से दैट जनरल फॉर्म ऑफ AP की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। अब अगर कहीं लिखा है A प्लस 7D, मान लो मैंने लिख दिया A प्लस 7D, आप मुझे बताओ ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, कौन सी टर्म हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर 7 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A 8 हो जाएगा, यानी कि कौन सी टर्म है, ये 8th टर्म है। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। क्लियर, बढ़े आगे। अब इसके बाद देखो हम थोड़ा सा देखेंगे कि मैम क्या AP भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो वैसे बेसिकली है AP की, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 इज फाइनाइट AP। अब फाइनाइट AP क्या होती है, ऐसी AP जिसके अंदर टर्म्स कैसी हो, फाइनाइट हो, उसको फाइनाइट AP कहा जाता है, मतलब फिक्स टर्म हो। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्या बनेगा, इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP क्या होती है, जिसके अंदर टर्म्स फाइनाइट नहीं हो, मतलब हम काउंट नहीं कर सके, इनफाइनाइट हो, तो वो इनफाइनाइट AP हो जाएगी। ये हमारे पास आएगी एक्सरसाइज 5.2 में। 1 में भी है इसके बारे में बात, लेकिन हमारे ज्यादा काम ये 5.2 5.3 में ही आएंगी, ठीक है। एग्जांपल लेंगे इसका, देखो फाइनाइट AP तो अपन ले सकते हैं, कुछ भी ले लिया अपन ने, 3 के बाद 3 में जैसे 2 ऐड करते चले, 5 7 9 11, बस मैंने इतना ही लिखा। तो ये AP है या नहीं है, AP तो है, रूल फॉलो कर रही है तो AP है, लेकिन फाइनाइट है। अब अगर क्या इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहे अपन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया, वापस से ले लिया 7 8 9 10 11, और ये हम इस तरह से चलते ही जा रहे हैं, तो मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी। आगे बात समझ में, क्लियर। अब इसके आगे देखो हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं लग रहे, जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ट गिवन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है, वहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, वहां से आपको देखना है कि बताओ ये AP है या नहीं है। सो क्वेश्चन क्या था, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हालांकि ये क्वेश्चन देखो हमने बहुत सारी जगह कर रखा है, 2 टाइम हमने ये क्वेश्चन किया है। टैक्सी वाला इक्वेशन हमने पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी किया था, और उसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया था। तो टैक्सी से तो आपको डरना नहीं है। क्या होता है कि 15 रुपीज तो फिक्स है, ठीक है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके आगे के लिए क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, एडिशन। तो बढ़ता जा रहा है, एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, D हुआ या नहीं हुआ, हो गया। और फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि इसको मैं A1 मान लूं,
या ए बोल सकती हूँ, तो ए प्लस डी से हम यहाँ से और बाकी की टर्म्स भी निकाल सकते हैं। पहले टर्म निकालेंगे फिर देखेंगे ये एपी में है या नहीं है। सो द फेयर फॉर जर्नी फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितनी हो जाएगी 15 रुपीज। इसके अलावा 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 होगी या नहीं होगी, कैसे, मैंने क्या कहा था ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो देखो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी होगी। या फिर अगर आप ऐसे नहीं चेक करना चाहते कि नहीं मैम हमें ए प्लस डी की वे में नहीं करना, तो ध्यान से देखना 15 रुपीज तो 1 किलोमीटर के लिए, इसके आगे जब 2 किलोमीटर का तो 1 किलोमीटर एक और ऐड होगा तो 8 ही तो आएगा। अगर आप 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 होगा कि नहीं होगा, 8 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पूरा एक बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हो गया, इनको अपन ने सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई 31। इसी तरह से फेयर फॉर 4 किलोमीटर के लिए भी आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमें इसी तरह से हम आगे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी सारी कंटिन्यू जाती जाएंगी, करते जाओ, खत्म नहीं होगा है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि कितने किलोमीटर तक टैक्सी गई है, वो चलते ही जाओ, लेकिन ऐसा चलते हमें नहीं जाना है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो द सीरीज हमारे पास क्या बनी 15, 23, 31, 39 की। मैम इसको सीरीज भी कह सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं। बेसिकली वैसे सीरीज होती है जब टर्म्स आप ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको एक तरह से सीरीज की वे में भी बोल सकते हैं। अभी हमें नहीं पता एपी की नहीं है, अभी हमने सिर्फ ऐसे कुछ भी लिख दिया। सो ये आप देखोगे अगर इनके बीच का डिफरेंस तो डिफरेंस सेम आ रहा है। इस टर्म कब मिलेगी आपको, जब आप उसमें ऐड करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, एपी कहेंगे। क्या कही जाएगी, ये एपी कही जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। वहां पर आपको क्या करना है, वापस से एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है, नहीं पता कितनी है, तो क्या मान ले, एक्स अज्यूम कर ले, नहीं पता ना तो एक्स मान लो। अब उसमें से हवा बाहर निकलेगी, यानी कि एयर को हमने वैक्यूम कर लिया, कितना, जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4। तो अभी टोटल एयर कितनी प्रेजेंट है, एक्स, तो एक्स का 1/4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमेनिंग एयर, बची हुई एयर कितनी रह जाएगी यहाँ पर, x माइनस एक्स बाई 4। एक्स तो क्यों, यानी कि पहले से प्रेजेंट थी, उसमें से भी x माइनस 4 निकाल लिया, रिमेनिंग कितनी रह गई 3x माइनस 4। अब हमारे पास बची हुई एयर कितनी है 3x माइनस 4, इसमें से भी हम इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 3x अपॉन 4 माइनस 1/4 ऑफ 3x अपॉन 4, ठीक है। तो वापस से कोई टर्म हमें मिल जाएगी। तो चलिए वापस से हम करते हैं आफ्टर यूजिंग पम्प सेकंड टाइम, क्योंकि दूसरी बार भी तो यूज किया। 3x अपॉन 4 माइनस 1/4 की। मैम ये 1/4 टू टाइम क्यों आया, आप ध्यान से सुनो, ये तो क्वेश्चन का ही तो 1/4 है, और ये तो क्या है भाई, जितनी एयर आपके पास बचेगी उसी का तो आप परसेंटेज निकालोगे। मान लो आपने कुछ भी, आप कुछ खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने उसको हाफ फिनिश कर दिया, अब आपसे कोई और मांगता है कि चलिए देंगे, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं, आपको शेयरिंग करनी है। तो आप क्या कहेंगे वहां से कि ठीक है मेरे पास हाफ है, इस हाफ का भी तो हाफ ले ले। अब हाफ का भी हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है 3x/4 है, उसका 1/4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसका 1/4 फाइंड आउट किया, देन हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये बन जाएगा एक तरह से 9x/16, ये बन गया। अब आगे और भी निकालिए, क्या आप देखो आगे निकालने की नीड तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना था, वैसे हमने 3 टर्म्स में देख लिया, अगर रूल फॉलो हो रहा है मतलब एपी है तो है। पहली टर्म थी हमारे पास x, सेकंड हमारे पास 3x/4 एंड थर्ड हमारे पास 9x/16। अब ध्यान से देखो, क्या ये एपी बनेगी, क्या नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि अब मनी के बारे में बात हो रही है, कैसे उन्होंने अप्लाई किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले आना चाहिए, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, चलिए फॉर्मूला हम देखते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। यहाँ पर P क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितने रुपीज आपने वहां पर सबमिट कराए, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1000, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपीज के बारे में उन्होंने यहाँ पर हमने बात की है। फिर R यानी कि रेट हो जाएगी हमारे पास 8%, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हर मंथ, हर ईयर के बाद आपको देखना है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे, यानी कि क्या वो सेम रहेंगे या बढ़ेंगे। तो पहली बात है इस क्वेश्चन को करने की नीड ही नहीं है,
क्यों नीड नहीं है? आपको खुद ही पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सेम होता है क्या? नहीं होता। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो बिना सॉल्व किए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए तो हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं ए की बात करूँ तो वो तो कितनी हो जाएगी 1000 रुपीज। अगर मैं सेकंड ईयर के लिए यानी कि A2 निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगा? देखो n की जगह क्या पुट कर दो आप यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार n की वैल्यू 1 पुट कर दी हुई पहले साल के लिए, पहला साल खत्म होगा, फिर इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास सेम नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। इट्स मीन ये एपी में नहीं है। मैंने पहले ही दिया कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो कभी सेम नहीं रहता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता तो चलो फिर भी वो सेम रह सकता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट सेम नहीं रहता। भाई हमें टोटल अमाउंट के बारे में बात करनी है कि कितना अमाउंट है, कितने रुपए रहेंगे उसके अकाउंट में, तो सेम होंगे ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वैसे ही बढ़ता जाता है। सिंपल में होता है तब भी क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ के वो टोटल अमाउंट तो इंक्रीज ही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट थे जिसमें से 3 के बारे में हमने बात कर ली, एक पार्ट है उसको आपको सॉल्व करना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि पहले की 4 टर्म लिखनी है आपको, जहां पर फर्स्ट टर्म गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है। तो अब चलिए फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। लिखना तो बहुत इजी हमारे लिए। गिवन है दैट ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते थे, तो हमें जानते हैं बहुत अच्छे से, a प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये हमारे पास एपी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी हमें पता है, तो a प्लस डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20। a प्लस 2d यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 30, ठीक है। a प्लस 3d आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको और भी टर्म्स फाइंड आउट करनी है? देखो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। पहली टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, तो अब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 3d। अगर वो कहते कि नहीं आपको 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम a प्लस 4d तक भी फाइंड आउट करते। तो ये आपके पास टर्म हो गई। फिर हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐड कर करके कि a दिया है 10 है, 10 में 10 ऐड किया, 10 प्लस 10 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 20, 20 में वापस से 10 ऐड कर दो, बन जाएगा 30, 30 में वापस से 10 ऐड कर दो, बन जाएगा 40, 40 में फिर 10 ऐड कर दो, 50 बन जाएगा। लेकिन हमें तो 4 टर्म के बारे में ही बात करनी है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी? 10, 20, 30, 40। तो अब क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग क्या है। जैसे उसके मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये और पार्ट है हमारे पास, यानी कि इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करें। ए की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है, तो अब हमें पता है वैसे तो क्या होती है इसकी सीरीज नंबर की, अगर हम बात करें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आगे भी बढ़ना है क्या? भाई उन्होंने ओनली 4 टर्म के बारे में बात करी तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। ए की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -2 प्लस 10 कोमा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको वापस से सॉल्व कर लेंगे, -2 हो जाएगा। अभी देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर वे में पूरा आपने देखा है। -2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, ठीक है, 10 में 8, उसके बाद क्या हो जाएगा? 28। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे भी हमने कहा था, तो ये बाकी की हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगी और यहाँ पर डी तो हमें गिवन ही था, डी की वैल्यू थी 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है। ए गिवन है आपको, डी गिवन है। ए और डी से हम बाकी की टर्म्स निकाल सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएंगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर और टर्म भी फाइंड आउट करनी होती तो वो भी कर लेते। ए की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बन गई हमारे पास टर्म -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव 1/2 होगा। तो देखो वैसे बेसिकली हाफ हाफ ही तो कम करना है अपने को। इसमें हाफ कम किया तो ये 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 0 के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। तो ये 4th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज, कुछ एपी आपको यहाँ पर गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसकी कॉमन डिफरेंस एक तो फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म तो सीधी दिख रही है कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 3। अब डी कैसे निकालते? मैंने बताया था a2 - a1 मीन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? देखो 1 - 3,
3 माइनस 1 मत करना, 1 माइनस 3 करनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू देखो -2, ठीक है। आगे वापस से देखो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं ये a1 है, a2 है, a3 है, तो मैं इसको a3 माइनस a2 करूँ तो -1 इज इक्वल टू -2। तो ये बन गया हमारे पास, डी भी निकल गया। आगे से और निकालना चाहे बिल्कुल निकाल सकते हैं डी की वैल्यू, और वापस से देखो यहाँ से क्या हो जाएगी -3, और इसके पहले वाली टर्म क्या है -1 के। हम 2 टाइम नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ध्यान से देखो ये नेगेटिव इस क्वेश्चन का है, मैंने नहीं लिखा है ये वाला, और मैंने तो ओनली ये फॉर्मूले का हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। सो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ए की वैल्यू आ गई 3 एंड डी की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहे कि मैम इसको प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने लिखा a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहे तो a2 a3 की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पर, कि ये तो हो गया a1 हो गया, a2 हो जाएगा अपने पास 5/3, a3 हो जाएगा अपने पास 9/3, a4 हो जाएगा अपने पास 13/3। प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1/3, d क्या मिल जाएगा अपने को a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना है देखो 5/3 माइनस 1/3, तो कितना बन जाएगा 4/3, ठीक है। वापस से d देखो कितना हो जाएगा अपने पास, a3 माइनस a2 कर दे, क्योंकि मैंने क्या कहा था इस तरह से हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है। a3 माइनस a1 मत कर देना गलती से भी, ठीक। a3 की वैल्यू देखो कितनी है 9/3, a2 की वैल्यू कितनी है -5/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो d की वैल्यू भी हमें पता चल गई। इसी तरह से आगे से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में क्या करना है आपको इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से 5.1 बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे पास है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। आप पहले बताओ इनमें से क्या ये एपी है, ठीक है। हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके बाद आपको बताना है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, और 3 और आगे की टर्म आपको यहाँ पर लिखनी है। तो हम कैसे चेक करें एपी है या नहीं है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो फाइंड आउट करो। अगर डी सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ ये एपी है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टर्म के बारे में बात करें तो ये तो कितनी हो जाएगी, a1 हमारे पास है 2, a2 कितनी हो जाएगी 5/2, a3 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। अब मैं 3 को क्या 6/2 लिख दूं, लिख सकती हूँ, पर चलो हम 3 लिखते हैं, अभी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो। ये हमने इसको लिख लिया। d फाइंड आउट करते हैं, d कितना हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1, सो 5/2 -2 कितना हो जाएगा देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। 4 5 -1 1/2, ठीक है। वापस से और चेक करो, हमें ट्रस्ट नहीं है कि आपका d सही है, ठीक है। नहीं है तो वापस से 3 माइनस 5/2 करेंगे। 3 क्यों, क्योंकि a3 होता है, याद है ना सबको अच्छे से। तो 3 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये भी बन गया। तो मतलब d की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। आगे भी आप चेक कर सकते थे, तो आप देखेंगे तो d की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। a4 के लिए भी निकाल लेना, a4 कितना था हमारे पास 7/2। अब आगे की और टर्म नहीं निकाल सकते क्या अपन, क्या है फॉर्मूला a+3d a+4d, यही तो चलता जाएगा। तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है। अब हमें 5 टर्म के बारे में निकालनी है, मतलब 5th के बारे में बात करनी है। तो 5th टर्म क्या बनेगी a+4d, नेक्स्ट क्या बन जाएगा अपने पास a+5d। कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है, 3 और निकालनी है, ठीक है। a+6d बिल्कुल करेंगे। तो वैसे अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें, मैं आपको टर्म्स बता सकती हूँ, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तब भी हम देख लेंगे। या तो 7 है तो इसके बाद बनेगा 8/2 यानी कि 4, फिर 5/2 सॉरी 8 के बाद 9/2, फिर 5 बन जाएगा। इस तरह से काफी सारी टर्म हमारे पास यहाँ से मिल जाएंगी। तो लिख दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू थी 2 + 4, 4 के बाद क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, d की वैल्यू है 1/2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो देखो मैंने कहा था ना 2 से 2 ये वैल्यू कितनी आ गई 4, और वही मैंने कहा था कि देखो 4 वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या, जब इनको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद 2 + 5 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 9/2। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 5 मीन 10/2। वैल्यू वापस से पुट करके देख लेते हैं 6 1/2। ये हो गई हमारे आगे की 3 टर्म्स, बस क्या था इसमें। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो a की वैल्यू तो हमें पता ही है -1.2 है, इसको आप a1 भी ले सकते हैं a2 भी ले सकते हैं। d फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए शायद। d कैसे निकालेंगे, पहले ये वाली टर्म लिखी -3.2 माइनस, अब ये क्वेश्चन का है और ये हमारे पास, हम ये भी लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच जाएगा। अब पहले तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर ही गड़बड़ कर दोगे। तो ये हमने लिखा -3.2 और ये हो जाएगा +1.2, ठीक है। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 2। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बिग डिजिट आपकी कैसी है, नेगेटिव है।
वापस से देखो डी की वैल्यू निकालनी तो -5.2 माइनस 3.2, तो क्या बन जाएगा -5.2 प्लस 3.2, वापस से वैल्यू -2, तो डी आ गया। आगे की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हर किसी में क्या करते जाना है आपको, -2 ऐड करते जाना है। अब कि मैम सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड, देखो काम वही करना है, ऐड करना है, लेकिन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। एक ही कंसेप्ट याद रखो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी तरह से और भी हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, कुछ के बारे में हम बात करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ 2-3 हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए वो बहुत अच्छे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से डी फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा क्या? डी की वैल्यू क्या निकलेगी, √2। करके देखते हैं डी कैसे निकालते हैं हम। इज इक्वल टू 3 प्लस √2 -3, तो क्या बन गया है हमारे पास, √2 बन गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगेन देखो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस 2 √2, 3। अब देखो प्लस है और मेरे को यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -√2, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो अब आगे की टर्म आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है? नहीं है। देखो 3 तो सब में कॉमन आ रहा है, 3 3 3 3 3, √2 तो इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 7 √2, इस तरह से हमारे पास आगे की टर्म बन जाएगी। देखो 3 प्लस 4 √2, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। आगे और भी अगर आपको निकालने के लिए 3 से ज्यादा टर्म फाइंड आउट करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही डी निकालना है। डी कैसे फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्ट करना प्रीवियस टर्म में से। ठीक है, प्रीवियस टर्म में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी फाइंड आउट होगा। अब अगर ये सेम आ जाएगा तो आप कह देना कि ठीक है ये एपी है और हम इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा कह देना इट इज नॉट ए एपी, ये एपी क्या है, नहीं है। जैसे आप उसको ध्यान से देखो, आपको ये एपी नजर आ रही है क्या? आप इसमें जो सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, सब्ट्रैक्ट करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से इसका और पार्ट है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, अब ये तो पता है क्या है, ये तो जीपी है। क्या है ये, जीपी है। कि मैम कैसे पता चला, देखो उनका अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे ना, मतलब ए है, ए स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट करने पे तो वैल्यू सेम नहीं आने वाली, डायरेक्ट देखते ही हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं अपॉन करूंगी ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, तो इनका रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि अगर मैं ए को वापस से ए से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो ये हमारे पास टर्म बनती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज ए जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ये। तो एपी तो है ही नहीं, एपी नहीं है तो आगे की क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। यहाँ पर वापस से देखो क्या ये एपी है, तो आप ध्यान से देखोगे 1 4 25 1 9 25 बन जाएगा, तो ये एपी की फॉर्म तो वैसे हमें नहीं नजर आ रही, फिर भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने लिखा 1 9 25 7 स्क्वायर 49। अब वो सब देखते ही पता चल रहा है बच्चों कि आप इनको डिफरेंस निकालोगे तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, इन दोनों का डिफरेंस 8 लग रहा है क्या आपको, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे की टर्म्स फाइंड आउट करनी है क्या, नहीं करनी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो √2 है, √8 है, ठीक है, √18 है, फिर वापस से क्या है, √32। अब इसको सॉल्व करना जरूर थोड़ा अच्छा है। क्या आप इनको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, √2 हमने लिखा, √8 है, 8 को मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं, लिख सकती हूँ। 4 में से 2 को मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 √2 बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। सिमिलरली देखो अगर ये 18 है, 18 को मैं 9 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकती क्या, लिख सकती हूँ। अब 9 में से मैं 3 को बाहर ले सकती हूँ ना, बिल्कुल ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 √2। वापस से इसमें क्या बनेगा 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, मीन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो क्या बनेगा 4 √2। सिमिलरली अभी आगे की टर्म बन जाएगी। तो अगर आप उसको डायरेक्ट देखोगे तो पहले देखने पे वो एपी आपको नजर नहीं आ रही थी, बस थोड़ा सा हमने हमारा माइंड चला, तो आप ध्यान से देखो हर किसी में √2 का डिफरेंस है, तो क्या ये एपी है, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, 4 के बाद 5 √2, 6 √2, 7 √2, 8 √2, उनको वापस से सोल्व कर लो तो आपकी टर्म हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, इजी थी एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसा कुछ अजीब से क्वेश्चंस नहीं थे। आगे आएंगे थोड़े से वियर्ड क्वेश्चंस 5.2 5.3 के बारे में, उसमें वैसे हमें क्या करना है, एन यानी कि एन टर्म निकालनी है। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा कि हम ए कैसे निकालेंगे और डी कैसे निकालेंगे, या आगे की टर्म निकालनी तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कहा था ना 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो वहां पर फिनिश हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू अच्छा बन सकता है। गिवन है k-1, k+3 एंड 3k-1 आर इन एपी, ये एपी में गिवन है आपको। ओके तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एपी का मीन क्या होता है, देखो वापस से वही, अगर मैं इसको लिख दूं a1 इज इक्वल टू k-1, a2 इज इक्वल टू k+3 एंड अगेन a3 इज इक्वल टू 3k-1। ओके सो d हम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, मतलब a2 माइनस a1 करूं, तो वो इक्वल होगा a3 माइनस a1 के, नहीं a3 माइनस a2 के। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें, वैल्यू पुट कर दो। a2 की वैल्यू कितनी है, देखो k+3 माइनस a1 कितना है k-1 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 कितना है 3k-1 माइनस a2 की वैल्यू देखो कितनी है k+3। अब यहाँ पर गलती बच्चा कर देता है कि ये ब्रैकेट्स वो नहीं अप्लाई करते, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो डायरेक्ट इनके साइन चेंज कर दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो साइन चेंज कर दो, लेकिन अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि दोनों स्टेप हमें एक साथ कैसे लिखनी है, तो आपको ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाना जरूरी है। k+3 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन होता है तो हर एक साइन, हर एक डिजिट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। k+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k-1 माइनस k, अब ये क्या बन जाएगा, -3 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये k है, k से k कैंसिल हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 3k और -2k, तो कितना, माइनस k तो बन जाएगा -2k, -4, 1 एंड 3 को ट्रांसपोज कर दें तो क्या बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 2k। सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 8 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, तो 8 हमें 4 मिल गया, सॉरी k की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4, ठीक है, k इज इक्वल टू 4, और यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था कि k की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वैसे तो क्वेश्चन बड़ा वियर्ड लगता अगर हमने एपी नहीं पढ़ी होती, एपी मान लो आपने नहीं पढ़ी, बेसिक कंसेप्ट आपने नहीं देखे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक से थिंग है कि इनका डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, सेम करके चलते हैं, सेम करके चले, हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसे इसमें 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तीनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने आज ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड द 15 टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हो सकता है ये थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से भी आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हम डी फाइंड आउट करें, डी कितना हो जाएगा, देखो x-2 माइनस, क्योंकि डी क्या होता है a2 माइनस a1, मैंने क्या कहा था ब्रैकेट के बारे में, बिल्कुल आपको ब्रैकेट अप्लाई करना है। सो x-2 माइनस x+7, x कैंसिल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, -2 है +7 है तो क्या बन जाएगा 5, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो मिल गया हमें डी। क्या मुझे यहाँ से a पता है, बिल्कुल पता है, a की वैल्यू कितनी है x-7, ठीक है, x-7 a की वैल्यू। अब a की वैल्यू यहाँ से देख के ये मत ले लेना, क्योंकि d का फॉर्मूला मैंने क्या दिखा रखा है आपको, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, क्या होता है d, a2 माइनस a1, तो a2 में से आपको a1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर, ये मिल गया हमें, यहाँ पर a मिल गया। अब a14 के 15 के बारे में बात कर रहे हो, a15 क्या फॉर्मूला होता है, a + 14d होगा या नहीं होगा, होगा, अभी सिखाया था आपको। तो देखो a की वैल्यू कितनी है x-7 + 14, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है, सॉल्व किया हमने तो कितना बन जाएगा x + 63 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी 15 टर्म, इजी था ना, बस एक्स वाई को देख के डरना नहीं है कि एक्स वाई आगे पता नहीं क्या आगे कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है जो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि मैम क्वेश्चन बहुत अजीब है, इसमें कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, p आ गया 1/p आ गया एंड 1 - 2p/p आ गया, हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, जब आपको सिखाया है कॉमन डिफरेंस निकालना तो आपसे बिल्कुल होगा। d कैसे निकालते हैं, a2 - a1, a2 - a1। अब बस ध्यान यही रखना है बच्चों कि a2 और a1 लिखते टाइम आप मिस्टेक ना कर दो, क्योंकि क्या होता है कि हम 1 - 2 कर देते हैं, आगे में से 2 को इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी में, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम किल होता है। तो आपने a2 लिखा 1 - p/p, ठीक है, ब्रैकेट में था तो चलो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -1/p, क्लियर। इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करा तो एलसीएम हो गया p, यहाँ पर बचा 1 - p -
1। तो यहाँ पर क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस पी अपॉन पी, इट्स मीन -1। तो ये -1 आया। अब आगे भी चेक करना है, कभी भी डी फाइंड आउट करना तो एक वैल्यू में मत निकाल के रह जाइएगा, आगे भी एक दो टर्म्स के बारे में आपको चेक करना है। नेक्स्ट वापस से डी क्या बन जाएगा, देखो a3 माइनस a2, a3 क्या था 1 माइनस 2p अपॉन p, माइनस a2 क्या था 1 माइनस p अपॉन p, ब्रैकेट हमने लगा दिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, इसके बाद वापस से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2p, नेगेटिव साइन है तो हर एक डिजिट हर एक टर्म का साइन चेंज होगा 1, और ये क्या बन जाएगा प्लस p। सॉल्व किया 1 से 1 कैंसिल, माइनस p अपॉन p हो गया क्योंकि माइनस 2p था प्लस p था, तो कितना बन जाएगा -1। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, दैट d इज इक्वल टू -1। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। क्लियर, आ गई वैल्यू, इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के काफी सारे और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें एपी के, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। हार्ड अगर चैप्टर होता तो फिर भी हम एक बार सोचते कि यार चैप्टर हार्ड है, पता नहीं बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब आप लोग सोचते कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है तो सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से इनके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस के साथ और एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।